अभी हमने रब्ता किया जनाब शहबाज राना साहब से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इकॉनमी के ऊपर लिखते हैं, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट जर्नलिस्ट। जब इकॉनमी की बात आती है उन्हें हम पढ़ते हैं, उनसे खबर उनकी एक्सक्लूसिव आती हैं। अब इसके अलावा कि जो आज का सबसे अहम मुद्दा है पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में रद्दोबदल जो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन कह रही है कि जनाब हम पेट्रोल पंप गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करें। इसके अलावा भी कई अहम इशूज़ इमर्ज हो रहे हैं जिनका ताल्लुक मुझसे और आपसे, आम शहरी से है। मिसाल के तौर पर पंजाब और सिंध को फौरी गंदम की ज़रूरत है। राना साहब ने इसके ऊपर एक डिटेल स्टोरी आज कर रखी है। क्यों नहीं खरीदी गई थी बर वक्त, अब बाहर से क्यों मंगवाई जाएगी, फ़ायदा कैसे होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि राना साहब ये भी बता रहे हैं, शहबाज राना साहब, कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए 1.8 बिलियन का नया अलाउंस जो है उसकी मंजूरी दी जा रही है। यानी एक तरफ 2 वक्त की रोटी मुश्किल है और दूसरी जानिब जो हमारी एलीट्स हैं, अशराफियाँ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए खुसूसी अलाउंस की बात की जा रही है। तो बड़ी अजीबो गरीब डायनामिक्स हैं जिनकी वजह से अवाम और हुक्मरानों के बीच फासले बढ़ रहे हैं। यही नहीं बल्कि अब पाकिस्तान अमेरिका से 10 अरब डॉलर के फ़ंड की दरख्वास्त कर रहा है। ये फ़ंड क्यों ज़रूरी हैं, क्या अमेरिका ये फ़ंड देगा, इसके बदले शराइत क्या होंगी, माजी में क्या मिसालें रही हैं और क्यों हमारे ख़जाने को ज़रूरत पड़ी इतने फ़ंड्स की। चीन और सऊदी अरब के हम पहले ही एहसानमंद हैं, अगर वो भी फंड्स मौजूद ना हो तो ख़जाने की क्या हालत होगी। इस सब पर बात करने के लिए शहबाज राना साहब मौजूद है मेरे साथ। राना साहब, सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल जो हर इंसान की पाकिस्तान में रहने वाले की ज़रूरत है, आटा, रोटी, गंदम। यहाँ पे तंदूर चलाने वाले लाहौर में जो लोग हैं उनकी प्रेस रिलीज आपकी नज़र से गुजरी होगी, वो मजबूर हैं कीमतें बढ़ाने के लिए कि फिर रोटी कीमत हमें बढ़ानी पड़ेगी। आटे का बहरान हुकूमत कहती है ही नहीं है। तो अब आप कह रहे हैं कि पंजाब ने 10 लाख टन जबकि सिंध ने 2,20,000 टन गंदम मांग ली है। कहाँ से आएगी सर ये गंदम? बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए, ये जो क्राइसिस था ना गंदम का, हुकूमत तो अभी इसको क्राइसिस नहीं कह रही है, अभी तक इसको मैनेजमेंट इशू कह रही है कि गंदम है, हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। वो भी बिहाइंड द क्लोज डोर्स ये बातें हो रही है। ऑफिशियली तो ये बस इशारे किनायों में बात कर रहे हैं ज़्यादातर प्रेस रिलीज के थ्रू। लेकिन ये जो क्राइसिस था इसकी जो बुनियाद रखी गई थी आज से 2 साल पहले रख दी गई थी, जब पाकिस्तान ने IMF को, जिसका कोई काम नहीं है गंदम के मैनेजमेंट के, कमोडिटी ऑपरेशन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है दुनिया में, उसकी एक शर्त मान ली कि जो वीट स्पोर्ट प्राइस है और जो शुगर केन की स्पोर्ट प्राइस है और बाकी जो कमोडिटी ऑपरेशन हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर हुकूमत की जो इंटरवेंशन हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी। अब IMF को पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ का कोई नहीं पता, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो पाकिस्तान के बिहाफ पे IMF से नेगोशिएट कर रहे थे, जिन्होंने ये IMF की शर्त मान ली। तो हमने उस वक्त भी ये इशू रेज किया था कि बीइंग आप पाकिस्तान जो है वो दुनिया की, आपको पता है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, आपकी 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, एक फूड सिक्योरिटी है, गंदम है, एक गन्ना है, एक चावल जो इस मुल्क के अंदर है, जो लोग, जिसकी वजह से बावजूद महंगाई के लोग घर में बैठ के जैसे भी रोटी खा लेते हैं। तो इसके अंदर इस किस्म की जो गैर मुल्की एजेंसीज की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनकी मुदाखलत जो है वो मुनासिब नहीं है। बहरहाल हुकूमत चूंकि शर्त मान चुकी थी और बगैर कोई ग्रेजुएशन प्लान दिए हुए, बगैर कोई उसको फेज आउट करने का कोई पीरियड दिए हुए, हुकूमत पंजाब ने भी, वफाकी हुकूमत ने भी जो वीट मार्केट थी उसके अंदर अपनी एक जो सरकारी एक कीमत मुकर्रर करने की उसको बंद कर दिया। ये वहां पे इसका बीज बोया गया। जो दूसरी गलती हुई, मैं आपके जवाब की तरफ आऊंगा, जो आपने सवाल किया, जो दूसरी गलती ये हुई कि जब किसी तरीके से IMF मान गया कि ठीक है आप अपने रिजर्व बिल्ड कर रहे, आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व बहुत नीचे चलेंगे, तो जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाई कि हम प्राइवेट जो एग्रीगेटर हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके जरिए हम गंदम खरीदेंगे। उसकी जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली बियर कर रही थी, लेकिन वो थ्रू प्राइवेट सेक्टर करना था। 30 लाख टन इन्होंने गंदम खरीदनी थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, इसी तरह मतलब 5 लाख टन या उससे ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने करनी थी। दोनों हुकूमतें नाकाम हो गई। तो ये है बैकग्राउंड। आज जहां पे हम खड़े हुए हैं, मुल्क के अंदर इस साल जो गंदम की पैदावार है वो कोई 29.7 मिलियन मैट्रिक टन है। हुकूमत का यह दावा है कि 20 लाख टन, ये 2 मिलियन टन माजी की गंदम पिछले सालों की हमारे पास पड़ी हुई है। तो 31.6 मिलियन टन आपके पास गंदम मौजूद है। तो गंदम है किधर, फिर ये मांग क्यों रहे हैं? और खास तौर पर अगर हुकूमत पंजाब, जो पाकिस्तान की फूड बास्केट है, पंजाब का जो सूबा है जहां से 3/4 गंदम पूरे मुल्क की पैदा होती है, वो खुद अगर गंदम का अभी काश्तकारी का जो उसकी जो हार्वेस्टिंग का जो सीजन खत्म है उसके 3-4 माह के बाद आगे वफाकी हुकूमत के पास आ जाए कि पास्को के जराए से जो आपके पास वहाँ पे पड़े हुए हैं जखीरे, उससे हमें 10 लाख टन दे दें, तो समझ आए कि मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और यही हाल सिंध की है। सिंध जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गंदम का, वो कह रहा है कि पंजाब ने, चूँकि हमारी फसल पहले मार्केट में आती है, तो पंजाब ने सिंध से कोई 12 लाख
मेट्रिक टन गंदम खरीद ली थी, तो पंजाब के जो बॉर्डर्स है वो सख्त हो गए, तो हमें वो 12 लाख पंजाब दे, हमने इंपोर्टेड गंदम नहीं ली। तो ये एक इस वक्त दो बड़े सूबे जो पूरे मुल्क की राणा साहब, शहबाज साहब मुख्तसर जरा फरमाएं, मुख्तसर जरा कहें, ये जो पंजाब में तकरीबन कुछ 40 लाख टन गंदम का जिक्र हो रहा है जो ज़ख़ीरा शुदा थी, उसका सुराग नहीं मिल रहा और उसे गवर्नमेंट कहती है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है। अफगानिस्तान के साथ तो सरहदें बंद हैं, वहाँ तो स्मगलिंग हो नहीं सकती, तो ये फिर 40 लाख टन गंदम कहाँ गई है? देखिए, ये गंदम पंजाब के अंदर ही है। दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि जो सरकारी नंबर्स दिए गए थे प्रोडक्शन के 29.7 मिलियन मैट्रिक टन के, जिसमें 22 मिलियन टन जो पंजाब में पैदा हुई है, या वो नंबर्स गलत थे। तो अगर वो नंबर्स ठीक थे तो फिर दूसरी चीज ये है कि गंदम जो है वो स्टोर हुई है। आपने सही फरमाया, नवंबर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है। पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं उसको कंट्रोल बड़े सख्त किए हुए हैं। सिंध का शिकायत कर रहा है, केपी शिकायत कर रहा है कि हमारी तरफ गंदम नहीं आने दी जा रही, तो फिर गंदम ये पंजाब के अंदर है। मेरा ये ख्याल है दो फैक्टर्स हो सकते हैं। एक फैक्टर तो ये हो सकता है कि जो किसान था, जो पहले जिसको 2-3 साल नुकसान होता रहा, वो स्टोर नहीं कर सकता था, उससे जो मिडिल मैन था वो खरीद के रख लेता था और जब अक्टूबर नवंबर में निकाल के उसको महंगे दामों में बेचता। इस दफा कुछ गंदम किसान ने भी शायद स्टोर किया। दूसरा, फिर वही स्टॉकिस्ट जो थे उन्होंने भी स्टोर की हुई है। तो जो इंटरनल इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें पंजाब की जो सीनियर मैनेजमेंट उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमने छापे भी मार के देख लिए। अच्छा शहबाज साहब, क्योंकि दो चार मौजूआत और बड़े अहम इसी से जुड़े हुए, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि सरकारी जो अदाद शुमार हैं 11 जून से 9 जुलाई को दौरान गंदम की कीमतों में पूरे मुल्क में इजाफा हुआ है। पंजाब में कीमत 4188 रुपये से बढ़कर 4423 रुपये फी 40 किलो फी मन एक माह में, यानी 235 रुपये इजाफा हुआ है। और सिंध में भी ये 437 रुपये इजाफा इसमें हुआ है। केपी में 4947 से बढ़कर 5100 रुपये और बलूचिस्तान में 4760 से बढ़कर 4800 रुपये हो चुकी है। और यही सूरत हाल रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में भी है 142 रुपये फ़ी किलो आटा। मैं ये अदाद शुमार इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्या मेरे मुल्क में आने वाले दिनों में एक आम शहरी के लिए रोटी महंगी होगी, मजीद महंगी होगी? बिल्कुल, जिस तरीके से कीमतें ऊपर जा रही हैं ये बिल्कुल महंगी होगी। और अभी भी अगर आप देखें जो प्राइसेस हैं गंदम की भी और आटे की भी, अगर आप 2022 का लेवल देखें तो उससे ये कम है। पिछले 2 साल में किसान को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अजमल जामी साहब, ये चीज़ भी ज़हन में रखनी चाहिए। अगर मुल्क में महंगाई पिछले 2 सालों में कम हुई है, ये जो पीरियड था आपका जंग वाला, उससे पहले भी अगर सूरत हाल आप देखें, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि किसान को उसकी गंदम की कीमत नहीं मिली। और फिर जब उसको गंदम की कीमत नहीं मिली तो डिप्रेस प्राइसेस के ऊपर जब उसकी कमोडिटी मार्केट के अंदर आई तो आपने देखा कि उसकी रोटी की जो कीमत थी वो कम हुई। अब चूंकि गंदम महंगी हुई है जिसकी वजह से आटा महंगा हुआ है, अब जो ये तंदूर वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमने भी कुछ जगह पे तो कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तो ये तो लग रहा है कि ये कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है ये एक बड़ी एक डिप्रेसिंग चीज़ है। ये कि जब होर्डिंग की बात होती है ना अजमल जामी साहब, होर्डिंग के वक्त जब होती है, चाहे वो पेट्रोल और डीजल की हो या गंदम की हो, तो ये जितने भी इंतजामिया पंजाब, केपी, सिंध, बलूचिस्तान के हाथ खड़े कर देते हैं। ये चले जाते हैं डेली पेट्रोलियम मसनूआत की डिटर्मिनेशन की तरफ से, हम तो होर्डिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कहते हैं जी हमें नहीं पता 40 लाख टन गंदम किधर है, हम कर नहीं सकते। ये सिर्फ इनका एक ही लगता है काम रह गया कि अलाउंसेस इनको देते जाओ, ये बड़ा हम आपने बहुत अहम नुकता आपने जोड़ा। एक तरफ ये मसला है कि आटा 142 रुपये फी किलो से ऊपर जाने का खदशा, रोटी महंगी होने का खदशा, गंदम का बहरान पैदा होने का खदशा, और दूसरी जानिब मेरे मुल्क में वो जो ऑस्टेरिटी नाम की ड्राइव थी, यानी किफायत शुआरी, उसके बदले आप ये फरमा रहे हैं कि जी ब्यूरोक्रेट्स को 1.8 अरब रुपए का अलाउंस मिलेगा या मिलना है, और ये 7% तनख्वाह के अलावा है। यानी ये दो एक्सट्रीम्स हैं सर। ये क्या आप खबर ब्रेक कर रहे हैं कि अलाउंस किस मद में मिलेगा, क्यों मिलेगा? क्या मुल्क के पास खजाने के ज़खायर वाफर हैं? अजमल देखिए, ये बड़ी एक बदकिस्मती है और फ्रैंकली ये एक माइंडसेट को भी रिफ्लेक्ट करता है। 12 जून को जो काबीना का इजलास होता है बजट की मंजूरी के लिए, उसमें 2 फैसले होते हैं। ये दोनों फैसले जो हैं ये गौर तलब हैं और ये माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक तरफ काबीना फैसला ये करती है कि वसाइल की कमी है तो हम सरकारी मुलाजमीन को ज़्यादा जो है वो तनख्वाह नहीं उनकी इजाफा कर सकते, तो 7% इजाफा करती है क्योंकि बजट की उसकी कॉस्ट है। फिर उस लिहाज से सूबों ने भी 7% आपने देखा इजाफा किया, सिंगल डिजिट में इंक्रीज आया। ऐसे वक्त में जब हर चीज़ की कीमत बढ़ी मुल्क के अंदर, उसमें जंग के भी फैक्टर्स थे और भी फैक्टर थे। दूसरी साइड पे वही काबीना, उसके सामने एक समरी आती है कि चूंकि सूबों के अंदर मरात बहुत अच्छी हैं, ये जो हमारी सर्विस है, मुख्तलिफ सर्विस ग्रुप्स हैं, तो इतनी अच्छी मरात है सूबों के अंदर, वफाक के अंदर
जो हमारे जो अफसरान हैं वो आके काम नहीं करना चाहते। अब जरा गौर फरमाइएगा कि वो वफाक के अंदर आके काम नहीं करना चाहते क्योंकि सूबे में मराद बहुत अच्छी हैं। एक सरकारी मुलाजिम उसको वो लेटर जब लेता है तो वो एक तनख्वाह के ऊपर एग्री करता है। बिल्कुल और अगर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन किसी भी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप का जो कि डीएमजी कहलाता है, माजी में उसका नाम जो था, उसके अगर किसी ऑफिसर को वफाकी हुकूमत अगर कॉल करना चाहे तो ये ना नहीं कर सकता कि मैं नहीं आ सकता, आपके पास मराद कम है, ही इज ड्यूटी बाउंड। लेकिन उसी काबीना की मीटिंग के अंदर एक तरफ 7% इजाफा और दूसरी तरफ इस अलाउंस की जिसका नाम है ऑल पाकिस्तान सर्विसेज प्रोविंशियल कैडर्स अलाउंस, मतलब कि वो सर्विसेज जो ऑल पाकिस्तान है जिसमें आपकी पुलिस सर्विस आती है और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप आता है, उनके लिए एक खसूसी अलाउंस की वफाकी काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में 12 जून को मंजूरी दे दी है। अब उसके बाकी जो डिटेल्स हैं कितने परसेंट है और कैसे मिलना है वो बाकी रह गया है। तो ये वो माइंडसेट है जिसकी तरफ मैं आपका तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि 7% क्योंकि पैसे नहीं है और ये इनको स्पेशल एक और अलाउंस, ये बाय द वे उसके अलावा है जो 2022 में इसी जो हुकूमत थी उस वक्त की जिसकी सरबराही भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे, उन्होंने 150% का एग्जेक्टिव अलाउंस मंजूर ये कह के किया था कि सूबों से अफसरान वफाकी हुकूमत में आके काम नहीं करना। शहबाज राना साहब ये बात कैसे दुरुस्त है कि ये जो 1.8 अरब खुसूसी जो मराद का आप जिक्र कर रहे हैं, आप फरमा रहे हैं अपनी स्टोरी में कि ये अलाउंस जो बेसिक सैलरी है उसके कम से कम 100% के बराबर है। इस हद तक इजाफा होगा मराद में कि बेसिक सैलरी के 100% तक चला जाएगा? या मेरा ख्याल है कि मैं उसमें मैंने लिखा है कि लगता है। अच्छा जामी साहब मैंने लिखा है कि लगता है, क्योंकि इसमें जो ऑफिसर्स जो हैं जो एलिजिबल होंगे वो अभी तक जो लग रहा है कि वो पुलिस सर्विस के कुछ 400-500 ऑफिसर्स होंगे, कुछ डीएमजी ग्रुप के या पास के होंगे। तो अगर यही 2 ग्रुप्स हैं और 1.8 अरब रुपए की जो एलोकेशन है वफाकी काबीना ने मंजूर कर दी है तो फिर ये सब्सटेंशियल इंक्रीज होगा। अब कितना होगा, 100% है, 150% है, 50% है या 20% है, ये तो जब इसका नोटिफिकेशन होगा बाकी चीजें तय हो जाएंगी तब होगा। लेकिन मेरा ख्याल जो भी होगा सब्सटेंशियल होगा। अगर तो लॉजिक यही है जो हुकूमत दे रही है कि सूबे में मराज ज्यादा है और वफाक में कम है, हालांकि मेरा नहीं ख्याल की तरह कोई फर्क अब रह गया 150% के एग्जेक्टिव अलाउंस के बाद, तो फिर तो ये 20-50% वाली तो बात हो नहीं सकती। ठीक, अच्छा ये फरमाइए, अब पेट्रोलियम का मसला रोजाना की बुनियाद पर जो रद्दोबदल पीछे क्या साइंसकार फरमाया? कहीं दुनिया में और भी इस मामले को प्रैक्टिस किया जाता है? दुनिया में जो रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल होता है उसमें हुकूमतों का किरदार कोई नहीं होता। मार्केट जो है वो खुद डिटरमिन करती है कीमत खरीद और कीमत फरोख्त, और हर पेट्रोल पंप की अपनी प्राइस होती है और कंपटीशन होता है, वहां पे मोनोपोली नहीं होती। ये जो हुकूमत ने काम किया है इसमें 2 फंडामेंटल फ्लॉज हैं। फ्लॉ नंबर 1 कि ये डीरेगुलेटेड नहीं है, दुनिया में डीरेगुलेटेड होता है। ये अभी भी वफाकी हुकूमत थ्रू ओगरा, और ओगरा भी कोई आजाद इदारा नहीं है। ओगरा के जो चेयरमैन है वो इस वक्त के सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके पास चार्ज है। तो ग्रेड 22 का हुकूमत का जो ऑफिसर है वो ओगरा का चेयरमैन भी है। तो वफाकी हुकूमत थ्रू ओगरा डेली डिटर्मिनेशन कर रही है और ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है रेट, फ्री मार्केट का नहीं है, डीरेगुलेटेड नहीं है। प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि जो, और ये इसकी गालिबन जो वजह भी है, चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और खतरा ये है कि, और आपने देख भी लिया जो वजारत खारजा की भी स्टेटमेंट, अगर बाबुल मंदब जो दूसरा रास्ता है अगर वो खुदा न खास्ता बंद हो जाता है तो प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे। अब प्राइसेस अगर वीकली बुनियाद पर आप 50-60 रुपए इंक्रीज कर रहे हैं तो शोर ज्यादा पड़ जाता है। अब इसकी एग्जांपल ले लें, जुमे को 31 रुपए का इजाफा हो गया, फिर 5 रुपए 71 पैसे का हो गया, फिर कल 7 रुपए कुछ पैसे का हो गया। डीजल में तो मजमूई तौर पर 44 रुपए फी लीटर डीजल की कीमत में इजाफा हुकूमत ने कर दिया। तो इसका जो मकसद था कोई पब्लिक वेलफेयर या डीरेगुलेशन नहीं था, हुकूमत का अपने आप को इस प्रोसेस से ऐसे दिखाना कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं और डेली की बुनियाद पर आपकी कीमत बढ़ रही है। अगर ये होता ना इसका मकसद इस्लाहात, तो इस तरह की जो इस्लाहात होती हैं ऐसे वक्त में अनाउंस की जाती हैं जब कीमतें नीचे जा रही होती हैं, ना कि ऊपर जा रही हो। ये बताएं कि ये जो अमेरिका से हमने $10 अरब के फंड की दरख्वास्त की है बायलैटरल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी के तहत, इन्ने रुपये लब जाएंगे सर? जो लब गए तो कोई फायदा होएगा? मेरा ख्याल है कि ये बात जो है जामी साहब, ये कोई जो IMF की एनुअल मीटिंग्स हुई थी ना गालिबन अक्टूबर में, तब से चल रही है जब पाकिस्तान की हुकूमत है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, और उस वक्त उन्होंने उनके साथ टेकअप किया था। आपको फॉलोअप हो सकता है। अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो नॉर्मली अमेरिकन जो खुद हैं डायरेक्ट
वो एक्सपोजर कम लेते हैं, वो थ्रू IMF, वर्ल्ड बैंक, थ्रू गल्फ कंट्रीज वो करते हैं, इनकरेज करते हैं इस किस्म के अरेंजमेंट के जहाँ पे उनका डायरेक्ट उनके अपने टैक्स पेयर का फंड का जो एक्सपोजर ना हो। इस केस में हो भी सकता है, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो रॉयटर्स की जो खबर में जिक्र है वो अर्जेंटीना का है कि अर्जेंटीना ने भी ऐसी एक लास्ट टाइम फैसिलिटी ली, यूरुग्वे का भी है, अर्जेंटीना का भी, एक दो ममालिक का जिक्र किया आपने जी। एग्जैक्टली। लेकिन अजमल जामी साहब, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको $10 अरब मिल भी जाए, अभी आपने $3 अरब सऊदी अरब से लेके $3.5 अरब यूएई को वापस किया, $8 अरब यूएई का पाकिस्तान, सॉरी $8 अरब सऊदीया का पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ है, $4 अरब डायरेक्ट जो है कैश डिपॉजिट चाइना का है, $4.5 अरब चाइना का एक उसकी ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी है, फिर उनके चाइना के लोन्स हैं। ये सारे जो टेम्परेरी ब्रीदिंग रिलीफ है ना, जिसके ऊपर हम नारा मार देते हैं कि $18.5 अरब के रिजर्व्स बढ़ गए हैं, तो आप 18.5 को 28 पे भी ले जाएंगे, $10 अरब के भी अगर हो जाता है तो होगा क्या, है तो उधार का ना। फिर आपके वजीर आजम को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी कभी 3 माह बाद, कभी 1 साल बाद, कि इसको रोल ओवर करते बस वो शेर याद आ रहा था कि उधार की पीते थे मैं, अब उसके ऊपर मजीद मैं तबसरा नहीं कर सकता।